हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में बात करी थी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स को चैलेंज करने का क्या प्रोसीजर होता है और क्या ग्राउंड्स होते हैं। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि अगर हमने किसी आर्बिट्रेटर को कोई फंक्शंस अपॉइंट किए हैं और वो उन्हें परफॉर्म नहीं कर पाता है तो इस केस में क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर के बारे में भी बात करेंगे। मैंने और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक माई वीडियोज़, share my videos with your friends, and yes, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content. तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करेंटली हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के चैप्टर 3 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डील करता है कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इसी चैप्टर 3 के दो सेक्शंस के बारे में जाना था, सेक्शन 10 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो सेक्शन के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो हम बात करेंगे सेक्शन 12 की जो कि डील करता है ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, यानी कि जो आर्बिट्रेटर्स का अपॉइंटमेंट है उसको चैलेंज करने के क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का जो सेक्शन 12 है वो यूएन सेट्रल मॉडल लॉ के आर्टिकल 12 से रिजेंबल करता है, जिसमें ग्राउंड्स फॉर चैलेंज ऑफ एन आर्बिट्रेटर के बारे में बात करी गई है, यानी कि एक आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। और साथ ही इस चीज़ पर भी एम्फेसिस किया गया है कि जो आर्बिट्रेटर होता है उसे नेचुरल जस्टिस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करना होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 के प्रोविजंस के बारे में। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब किसी पर्सन को अप्रोच किया जाता है उसके एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए तो उसे कुछ चीज़ें राइटिंग में डिस्क्लोज करनी होती हैं। ये क्या चीज़ें होती हैं कि उसका पार्टीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, पास्ट या प्रेजेंट कोई रिलेशन तो नहीं है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का उसका उसमें कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, आइदर डायरेक्टली इंटरेस्ट हो और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट हो, या फिर पास्ट में कोई इंटरेस्ट रहा हो या फिर प्रेजेंट में उसका कोई इंटरेस्ट है। यानी कि जो भी आर्बिट्रेटर हम अपॉइंट कर रहे हैं उसका पार्टीज से अगर पास्ट या प्रेजेंट में कोई रिलेशनशिप है या इंटरेस्ट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या सब्जेक्ट मैटर से उसका कोई रिलेशन या इंटरेस्ट है, तो उसे ये चीज़ें राइटिंग में डिस्क्लोज करनी होंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक जस्टिफाइबल डाउट क्रिएट करती हैं उसके इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होने में। मान लीजिए उसका पार्टीज़ के साथ कोई रिलेशन है, आइदर फाइनेंशियली या बिजनेस रिलेटेड, प्रोफेशनल या किसी भी तरीके का, तो उसके पार्शियल होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि अगर उसका किसी भी एक पार्टी के साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशन है या सब्जेक्ट मैटर में अगर उसका कोई इंटरेस्ट है तो वो पार्शियल हो सकता है। तो इसीलिए आगे चलकर जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका जो मेन मोटिव है वो ना ख़त्म हो, इसलिए हम पहले से ही उस आर्बिट्रेटर से राइटिंग में ये डिस्क्लोज करवा लेते हैं कि उसका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है पार्टीज़ के साथ या सब्जेक्ट मैटर से रिगार्डिंग। और दूसरी चीज़ कि ऐसा कोई सर्कमस्टांस तो नहीं अराइज होगा जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को, या फिर वो जो इंटायर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है उसको 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर ऐसे कोई सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से उसकी ये एबिलिटीज़ अफेक्ट होंगी तो उसे ये चीज़ें भी राइटिंग में डिस्क्लोज करनी होंगी। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब किसी पर्सन को अप्रोच किया जाता है उसके एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए तो उसे कुछ चीज़ें राइटिंग में डिस्क्लोज करनी होती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं कि उसका पार्टीज से और जो डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर है उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, पास्ट या प्रेजेंट में कोई भी रिलेशन नहीं है और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो रिलेशन या इंटरेस्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, आइदर इट कैन बी फाइनेंशियली, बिजनेस रिलेटेड, प्रोफेशनल या किसी भी काइंड का। मान लीजिए हम जिस पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए उसका किसी एक पार्टी से कोई रिलेशन है, आइदर वो बिजनेस रिलेटेड रिलेशन है या वो उस पार्टी का एम्प्लॉय है या लॉयर है या एडवाइज़र है, तो इससे क्या सर्कमस्टांस अराइज होते हैं कि आगे चलकर वो उस पार्टी के प्रति पार्शियल हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम पहले ही राइटिंग में डिस्क्लोज करवा लेते हैं उस पर्सन से उसके अपॉइंटमेंट से पहले, कि बाद में जाकर ऐसी कोई सर्कमस्टांस अराइज ना हो जिसकी वजह से जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं उसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़,
उसे ये चीज़ भी डिस्क्लोज़ करनी होती है कि ऐसी कोई सर्कमस्टांस तो नहीं है जिसकी वजह से वो अपना सफिशिएंट टाइम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को नहीं दे पाएगा, या फिर वो 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर जो एंटायर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसी के साथ सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के 2 एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है कि जिन ग्राउंड्स पर हम आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं वो ग्राउंड्स हमें 5th शेड्यूल में बताए गए हैं, यानी कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के 5th शेड्यूल में हमें वो ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके बेसिस पर हम आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। टोटल 34 ग्राउंड्स बताए गए हैं हमें 5th शेड्यूल में। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि जो रिटन में डिस्क्लोजर देगा आर्बिट्रेटर वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो 6 शेड्यूल में जो फॉर्म स्पेसिफाई किया गया है उसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए। तो 2 एक्सप्लेनेशंस हमें क्या बताते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो ग्राउंड्स हैं आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के वो हमें 5th शेड्यूल में बताए गए हैं, और जो डिस्क्लोजर आर्बिट्रेटर को देना है रिटन में उसका क्या फॉर्म होगा ये हमें 6th शेड्यूल में बताया गया है। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब हम किसी पर्सन को अप्रोच करते हैं उसके एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए तो उसे ऑनेस्टली वो सारे सर्कमस्टांसेस डिस्क्लोज कर देने चाहिए जिसकी वजह से आगे चलकर उसके इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होने पर सवाल खड़े हों। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के बारे में। तो सबसेक्शन 1 में जो भी सर्कमस्टांसेस बताई गई हैं अगर उसके बारे में आर्बिट्रेटर ने पार्टीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया है तो अपने अपॉइंटमेंट के बाद से और एंटायर प्रोसीडिंग्स के दौरान उसे टाइम टू टाइम विदाउट डिले पार्टीज़ को इन सर्कमस्टांसेस के बारे में डिस्क्लोज़ करना होगा, यानी कि अपना एक रिटन डिस्क्लोजर देना होगा पार्टीज़ को जो भी सर्कमस्टांसेस सबसेक्शन 1 में बताई गई हैं उनके रिगार्डिंग। इसको अगर हम और आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब हुआ कि अगर आगे चलकर ऐसी कोई सर्कमस्टांस अराइज हो जाती है जिसके बारे में आर्बिट्रेटर ने पार्टीज़ को इन्फॉर्म नहीं किया था तो वो ड्यूटी बाउंड है कि उसके अपॉइंटमेंट के बाद से और इंटायर प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर ऐसी कोई भी सर्कमस्टांस अराइज होती है तो उसे पार्टीज़ को वो चीज़ डिस्क्लोज करनी होगी इन राइटिंग। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के बारे में। ये कहता है एन आर्बिट्रेटर में बी चैलेंज्ड ओनली इफ़, यानी कि एक आर्बिट्रेटर को तभी चैलेंज किया जा सकता है जब पहली कंडीशन कि ऐसी कोई सर्कमस्टांस अराइज हो जिसकी वजह से उसके इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पर कोई डाउट क्रिएट हो। दूसरी, उसके पास वो क्वालिफिकेशंस ना हो जिसके बारे में पार्टीज़ ने अग्री किया था। ये बात हमने पहले भी जानी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो पार्टीज़ हैं वो डिसाइड कर सकती हैं कि जो आर्बिट्रेटर उन्हें अपॉइंट करना है उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो अगर उस आर्बिट्रेटर के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है तो जो पार्टीज़ हैं वो उस आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकती हैं, या फिर अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से उसके इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी पर कोई डाउट क्रिएट होता है तो उस केस में भी जो पार्टीज़ हैं वो आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी पार्टी ने खुद ही एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है या उसके अपॉइंटमेंट में पार्टिसिपेट किया है तो वो उस आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को तभी चैलेंज कर सकते हैं जब ऐसी कोई सर्कमस्टांस अराइज होती है जिसके बारे में उस पार्टी को पहले से नॉलेज नहीं थी। मान लीजिए किसी एक पार्टी ने खुद ही एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है या किसी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उस टाइम पर उन्हें कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में नॉलेज नहीं थी। अब आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के बारे में उन्हें उन सर्कमस्टांसेस के बारे में पता चलता है तो वो जो पर्टिकुलर पार्टी है जिसने खुद ही उस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया था वो उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकती है। वहाँ पर ये बात अराइज नहीं होगी कि इस पार्टी ने तो खुद ही उस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है तो ये कैसे उस आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी को पहले से नॉलेज थी उन सर्कमस्टांसेस के बारे में तब वो उस आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज होते हुए भी उन्होंने उस आर्बिट्रेटर को खुद ही अपॉइंट किया है तो अब वो उस आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उन्हें उस सर्कमस्टांसेस के बारे में प्रायर नॉलेज नहीं थी तो फिर वो आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। ये बात हमें सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 बताता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 कहता है कि जिस भी पर्सन को हम एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाह रहे थे अगर उसका पार्टीज से, काउंसिल से या डिस्प्यूट का जो सब्जेक्ट मैटर है उससे कोई रिलेशन है और वो रिलेशन 7 शेड्यूल की कैटेगरीज़ के अंडर फॉल करता है तो हम उस पर्सन को एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। 7 शेड्यूल में कुछ कैटेगरीज़ बताई गई हैं। अगर उन कैटेगरीज़ के अकॉर्डेंस में वो जो पर्सन है उसका पार्टीज से, काउंसिल से या सब्जेक्ट मैटर से कोई रिलेशनशिप हमें पता चलता है तो फिर हम उस पर्सन को एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। वो पर्सन इनएलिजिबल हो जाता है एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए।
सबसेक्शन 5 का एक प्रोविजो भी है जो कि कहता है कि पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाने के बाद पार्टीज़ चाहें तो राइटिंग में एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट करके सबसेक्शन 5 की एप्लीकेबिलिटी को वेव कर सकती हैं। यानी कि अगर पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, उसके बाद पार्टीज़ चाहें तो राइटिंग में एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट करने के बाद सबसेक्शन 5 की एप्लीकेबिलिटी को वेव ऑफ कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 के बारे में। तो सेक्शन 13 हमें बताता है कि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 कहता है कि पार्टीज चाहें तो कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती हैं आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के लिए, यानी कि पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग एन आर्बिट्रेटर। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 कहता है फेलिंग एनी एग्रीमेंट रिफर्ड इन सबसेक्शन 1, यानी कि अगर पार्टीज कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के लिए, तो फिर पार्टीज़ क्या कर सकती हैं। जैसे ही पार्टी को पता चलता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंपोज कर दिया गया है, उसके 15 डेज़ के अंदर, या फिर अगर पार्टी को कोई ऐसी सर्कमस्टांस के बारे में पता चलता है जिसके बारे में हमें सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में बताया गया है, तो पार्टी अपनी रिटन स्टेटमेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को सेंड कर सकती है जिसमें वो रीजंस मेंशन करेगी जिसके बेसिस पर वो उस आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर रही है। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। मान लीजिए पार्टीज़ कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के लिए, तो पार्टीज़ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन के 15 डेज़ के अंदर या फिर कोई भी ऐसी सर्कमस्टांस जो उसे पता चलती है जिसके बारे में सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में बताया गया था, तो वो रिटन स्टेटमेंट सेंड कर सकती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को और उस रिटन स्टेटमेंट में वो रीजंस मेंशन करेगी जिसके बेसिस पर वो उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर रही है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 कहता है कि जिस आर्बिट्रेटर को सबसेक्शन 2 के अंदर चैलेंज किया गया है, जब तक वो आर्बिट्रेटर अपने ऑफिस से रिज़ाइन नहीं कर देता है या फिर जो दूसरी पार्टी है वो भी उस चैलेंज पर अग्री नहीं कर जाती है, तब तक जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो उस चैलेंज पर अपना डिसीजन देगा। मान लीजिए किसी एक पार्टी ने एक आर्बिट्रेटर को सबसेक्शन 2 के तहत चैलेंज किया, यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एक रिटन स्टेटमेंट सेंड की जिसमें उसने रीजंस मेंशन किए आर्बिट्रेटर को चैलेंज करने के। उसके बाद अगर वो आर्बिट्रेटर खुद से विड्रॉ कर लेता है अपने ऑफिस से, तो भाई बात ही ख़त्म हो गई। या फिर अगर दूसरी पार्टी भी अग्री कर जाती है कि हाँ जो रीजंस मेंशन किए गए हैं इस पार्टी के द्वारा हम भी उस पर अग्री करते हैं, इस आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करते हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई क्योंकि उस आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कैंसिल ही हो जाएगा। लेकिन अगर वो आर्बिट्रेटर खुद से विड्रॉ नहीं करता है या फिर जो दूसरी पार्टी है वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी उसके फेवर में नहीं होती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो उस चैलेंज पर अपना डिसीजन देगा, यानी कि वो डिसाइड करेगा उस चैलेंज के ऊपर। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर किसी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया है, चाहे वो पार्टीज़ के प्रोसीजर के थ्रू किया गया हो या फिर सबसेक्शन 2 में जो प्रोविजंस बताए गए हैं उनके तहत किया गया हो, अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि वो जो आर्बिट्रेटर है जिसको चैलेंज किया गया है वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन नहीं करता है या फिर जो दूसरी पार्टी है वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके टर्म्स पर एग्री नहीं करती है, या फिर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो उस चैलेंज को रिजेक्ट कर देती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो आगे की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करके एक आर्बिट्रल अवार्ड दे देगा। यानी कि जो आगे की प्रोसीडिंग्स हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का जो चैलेंज है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो बाकी की जो प्रोसीडिंग्स हैं आर्बिट्रेशन की वो एज इट इज़ कंडक्ट होंगी और एंड में एक आर्बिट्रल अवार्ड पास कर दिया जाएगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 कहता है कि सबसेक्शन 4 के तहत अगर कोई आर्बिट्रल अवार्ड पास कर दिया गया है तो जिस पार्टी ने आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था वो चाहे तो सेक्शन 34 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है फॉर सेटिंग असाइड सच एन आर्बिट्रल अवार्ड, यानी उस आर्बिट्रल अवार्ड को रद्द करने के लिए वो पार्टी चाहे तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है सेक्शन 34 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 कहता है कि मान लीजिए जिस पार्टी ने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी थी उसकी एप्लीकेशन के ऊपर उस आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड किया जाता है, यानी रद्द कर दिया जाता है, तो फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि जिस आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया था वो किसी फ़ीस का हकदार है भी कि नहीं, यानी उसे कोई फ़ीस दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 के बारे में, फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट। ये सेक्शन बात करता है उन सर्कमस्टांसेस की जब एक आर्बिट्रेटर अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, यानी वो अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता है। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 कहता है The mandate of an arbitrator shall terminate and he shall be substituted by another arbitrator if
यानी कि जो आर्बिट्रेटर है उसका मैंडेट टर्मिनेट हो जाएगा और उसको दूसरे आर्बिट्रेटर के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा अगर जो नीचे दिए गए सर्कमस्टांसेस हैं वो अराइज होते हैं। तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? पहला, he becomes de jure or de facto unable to perform his function or for other reason fails to act without undue delay। यानी कि वो जो आर्बिट्रेटर है वो अपने फंक्शंस डी ज्यूरे या डी फैक्टो परफॉर्म करने में अनेबल है या फिर किन्हीं और रीजंस की वजह से वो बिना किसी देरी के अपने जो भी फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केसेस में उस आर्बिट्रेटर का जो मैंडेट होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा और उस आर्बिट्रेटर को किसी और आर्बिट्रेटर के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन है कि वो आर्बिट्रेटर खुद ही से अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर देता है या फिर जो पार्टीज़ हैं वो उसके टर्मिनेशन पर अग्री कर जाती हैं। हमने सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में डी ज्यूरे और डी फैक्टो वर्ड यूज़ किए। ये लीगल टर्म्स हैं। डी ज्यूरे का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हो। डी फैक्टो का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फैक्ट्स पर बेस्ड हो लेकिन लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं होती है। इन दोनों टर्म्स के ऊपर हम अपने आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इनका इतना सा मीनिंग जानना हमारे लिए सफिशिएंट है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डी ज्यूरे मतलब मान लीजिए जो आर्बिट्रेटर है वो किसी और नेशनैलिटी का हो जाता है, यानी कि वो किसी और नेशन में जाके सेटल हो जाता है और किसी और नेशनैलिटी का हो जाता है, तो फिर वो जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी जो भी फंक्शंस उसे हमने दिए हैं वो उन्हें परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए वो डी ज्यूरे अनेबल हो जाता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। या फिर डी फैक्टो, मान लीजिए उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर वो डी फैक्टो जो भी है अपने फंक्शंस उन्हें परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये बात हमें बताई गई है सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में। यानी डी ज्यूरे अगर लॉस ऑफ नेशनैलिटी की वजह से वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर डी फैक्टो यानी कि इल हेल्थ, डेथ, एक्सीडेंट की वजह से अगर वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में जो आर्बिट्रेटर का मैंडेट होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा और उस आर्बिट्रेटर को किसी और आर्बिट्रेटर के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर वो आर्बिट्रेटर खुद से ही अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर देता है तो फिर उसका जो मैंडेट है वो टर्मिनेट हो जाएगा और उसके जगह पे हमें दूसरा आर्बिट्रेटर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। या फिर अगर पार्टीज़ अग्री कर जाती हैं किसी एक आर्बिट्रेटर को टर्मिनेट करने के लिए तो भी उसका मैंडेट टर्मिनेट हो जाएगा और उसकी जगह पर वो दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगी। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के तहत जो ग्राउंड्स बताए गए हैं, अगर उसके ऊपर पार्टीज़ को कोई कंट्रोवर्सी है तो पार्टीज़ चाहें तो कोर्ट में अप्लाई कर सकती हैं और जो आर्बिट्रेटर के मैंडेट का टर्मिनेशन है उसके ऊपर कोर्ट अपना डिसीजन दे सकती है। यानी कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि जो आर्बिट्रेटर का मैंडेट है उसको टर्मिनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं और दोनों पार्टीज़ किसी एक चीज़ पर अग्री नहीं कर पा रही हैं, यानी कि जो भी ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं क्लॉज ए में उसके ऊपर दोनों पार्टीज़ अग्री नहीं कर पा रही हैं, दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस है, तो पार्टीज़ चाहें तो इस चीज़ को कोर्ट में अप्लाई कर सकती हैं और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि वो डिसाइड करे कि जो आर्बिट्रेटर का मैंडेट है वो उस फॉलोइंग ग्राउंड के अंदर फॉल कर रहा है या नहीं, उसका टर्मिनेशन होना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर पार्टीज़ ने डिसाइड किया है कि वो किसी और मीन्स के थ्रू इस इशू को सेटल करेंगी या रिजॉल्व करेंगी तो उनको कोर्ट को अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने अदर मीन्स के थ्रू इस इशू को रिजॉल्व कर सकती हैं। सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 कहता है कि इस सेक्शन या फिर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई आर्बिट्रेटर अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर देता है या फिर पार्टीज़ मिलकर किसी आर्बिट्रेटर के मैंडेट को टर्मिनेट कर देती हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में जो ग्राउंड्स बताए गए हैं वो वैलिड हैं और उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में हमें बताया गया है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन अराइज होती है या सर्कमस्टांस अराइज होती है जिसकी वजह से आर्बिट्रेटर के इम्पार्शियल या इंडिपेंडेंट होने पर कोई क्वेश्चन अराइज हो या फिर जो क्वालिफिकेशंस पार्टीज़ ने एग्री करी थी आर्बिट्रेटर की वो आर्बिट्रेटर पजेस नहीं करता है, तो फिर हम आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आर्बिट्रेटर खुद से ही रिज़ाइन कर देता है या पार्टीज़ मिलकर उसके मैंडेट को टर्मिनेट कर देती हैं तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो बातें जो ग्राउंड्स सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में बताए गए थे वो इस केस में प्रेजेंट हैं। इससे ये चीज़ प्रूव नहीं होती है क्योंकि आर्बिट्रेटर खुद से ही रिज़ाइन कर रहा है या फिर पार्टीज़ मिलकर उस आर्बिट्रेटर को टर्मिनेट कर रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंडीशंस प्रेजेंट थी, क्योंकि वो कंडीशंस प्रूव नहीं हुई। अगर वो प्रूव होती हैं उसके बाद उसका टर्मिनेशन होता है देन इट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वो प्रूव ही नहीं हुई तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके टर्मिनेशन का मतलब हुआ कि वो जो चीज़ें थीं वो प्रूव्ड हो गई हैं, वो प्रेजेंट हैं, उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 के बारे में।
तो सेक्शन 15 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर के बारे में। जो भी सर्कमस्टांसेस हमें सेक्शन 13 और 14 में बताए गए थे, उन्हीं के एडिशन में सेक्शन 15 हमें कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में बताता है जिनके थ्रू जो आर्बिट्रेटर का मैंडेट है उसका टर्मिनेशन हो सकता है। पहला सर्कमस्टांस, जबकि आर्बिट्रेटर खुद से ही अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर दे किसी भी रीज़न की वजह से। दूसरी सर्कमस्टांस है जब पार्टीज़ अग्री कर जाएं आर्बिट्रेटर के मैंडेट को टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि पार्टीज़ खुद से ही आर्बिट्रेटर के मैंडेट को टर्मिनेट कर दें। ये दो कंडीशंस और हैं जिनकी वजह से जो आर्बिट्रेटर का मैंडेट है वो टर्मिनेट हो सकता है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 कहता है कि जहाँ पर एक आर्बिट्रेटर का मैंडेट जो है वो टर्मिनेट हो चुका है और उसकी जगह हमने किसी सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है, तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे? हम वही रूल्स फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते टाइम फॉलो किए थे। यानी कि जिस आर्बिट्रेटर को हमने रिप्लेस किया है उसके अपॉइंटमेंट के टाइम पर जो रूल्स हमने फॉलो किए थे वही हम अपना सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते टाइम फॉलो करेंगे। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 कहता है कि सबसेक्शन 2 के तहत जहाँ पर कोई आर्बिट्रेटर रिप्लेस किया जा रहा है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहे तो पहले की गई कोई भी सुनवाई को रिपीट कर सकता है। यानी कि अगर प्रीवियसली कोई हेयरिंग की गई है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहे तो उस हेयरिंग को रिपीट कर सकता है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 कहता है कि आर्बिट्रेटर के रिप्लेसमेंट से पहले अगर कोई ऑर्डर या रूलिंग दी गई है तो वो सिर्फ इस वजह से इनवैलिड नहीं हो जाएगी कि हमने आर्बिट्रेटर को रिप्लेस कर दिया है या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया है। इसको और इजी वर्ड्स में समझते हैं। मान लीजिए जो हमारा प्रीवियस आर्बिट्रेटर था उसने कोई ऑर्डर या रूलिंग दी थी, तो हम उसको सिर्फ इस वजह से इनवैलिड घोषित नहीं कर सकते हैं कि अब तो वो आर्बिट्रेटर टर्मिनेट कर दिया जा चुका है, नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है तो नई ऑर्डर और रूलिंग होनी चाहिए। ऐसी कोई बात अराइज नहीं होती है। जो प्रीवियस आर्बिट्रेटर ने ऑर्डर या रूलिंग दी थी उसको सिर्फ इस ग्राउंड की वजह से हम इनवैलिड घोषित नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में हमें प्रोसीजर बताया गया है जिसके थ्रू हम सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। साथ ही में हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा वो चाहे तो जो प्रोसीडिंग्स हैं या ऑर्डर्स हैं और रूलिंग्स हैं उन्हें वापस से कंडक्ट ना करे, वो आगे की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकता है। प्रीवियसली कंडक्टेड प्रोसीडिंग्स के ऊपर उसे कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसीडिंग्स प्रीवियस आर्बिट्रेटर ने जहाँ पर छोड़ी थी उसके आगे से जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो अपनी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर पार्टीज चाहती हैं कि जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो वापस से स्टार्ट से सारी प्रोसीडिंग से स्टार्ट करे, जो भी प्रीवियस आर्बिट्रेटर की ऑर्डर या रूलिंग्स थी वो उसे नहीं मानती हैं, वो कहती हैं कि जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं वो वापस से स्टार्ट करी जाए, तो फिर जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा उसे वो सारी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर पार्टीज़ ऐसा कुछ नहीं कहती हैं तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है रिकॉन्स्टिट्यूटेड वो चाहे तो वापस से सारी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करे या फिर जहाँ पर उस आर्बिट्रेटर को टर्मिनेट किया गया था उस पॉइंट पर जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसके फर्दर वो अपनी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की इस वीडियो में हमने बात करा कि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के क्या ग्राउंड्स होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आर्बिट्रेटर अपने फंक्शंस को एक्ट करने में फ़ेल हो जाता है यानी परफॉर्म करने में फ़ेल हो जाता है तो फिर क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, और आर्बिट्रेटर के मैंडेट को टर्मिनेट करना और आर्बिट्रेटर को सब्स्टिट्यूट करने के क्या प्रोविजंस हैं। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।